यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। जो व्यक्ति इमोशनल और रोमांचकारी कहानियों में रुचि रखता है तो यह कहानी बस उसी के लिए बनी है। धन्यवाद। जैसा कि पिछला एपिसोड सुकून कहाँ ढूंढें के एपिसोड में आपने देखा कि कैसे एक औरत, एक बेबस औरत, लाचार औरत कुमुदनी अपने सास, ननद और पति के अत्याचारों से दिल मिला के उनकी बहुत सारी दकियानूसी बातों को मानते हुए और उस पे जुल्म, बेतहाशा जुल्म होने के कारण वो कैसे कैसे उसको घर छोड़ने पे मजबूर हो जाती है और आती है, घर से बाहर चली आती है अपने बच्चों के कहने पे। और जब बाहर आती है तो इत्तेफाक से एक उसे बहुत ही सज्जन व्यक्ति मिलता है जिसने उसे किराए पे अपना रहने के लिए दे देता है रूम। और फिर हंसी खुशी कहिए या ज़िंदगी बसर करने के लिए कुमुदनी अपने बच्चों के साथ वहाँ रहने लगती है। ये सब चीज़ें पिछली कहानी में आपने देखा और सुना होगा। अब हम चलते हैं उसके आगे, है ना। तो कुमुदनी बच्चों को लेके कर्नल शर्मा के घर आ गई। अब कुमुदनी के सामने एक नौकरी की समस्या थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जो थोड़े मोड़े पैसे थे उससे कुमुदनी अपने बच्चों के लिए थोड़ा मोड़ा खाना तो ले आए, लेकिन उसको ये था कि जल्दी से जल्दी यदि पैसों का इंतज़ाम ना किया गया, कोई अच्छी सी नौकरी ना मिली तो फिर आगे क्या होगा, कैसे उसके बच्चे पलाएंगे, कैसे वो रहेगी और बाकी सारी चीज़ें। कुमुदनी ने कई जगह हाथ पैर मारे परंतु उसे एक अच्छी नौकरी कहीं भी ना मिल सके। बहुत प्रयास के बाद उसे कहीं से पता चला कि एक हॉस्पिटल में नर्स की जगह खाली है। उसने बहुत सिफारिश की, बहुत लोगों से मिन्नतें की, अच्छा इंटरव्यू दिया और ऊपर वाला का आशीर्वाद था कि उसे हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी मिल गई। और फिर तो उसने भगवान का धन्यवाद दिया और सोचा कि चलो अब ऊपर वाले की दया से कम रोटी का जुगाड़ हो गया। कहाँ तो वह डॉक्टर कुमुदनी कहलाने के सपने देखती थी, क्योंकि बचपन से ही उसको डॉक्टर बनने का शौक था और उसके पिता ने डॉक्टरी की पढ़ाई करवाई थी। लेकिन ऊपर वाले का इंसाफ कहिए, न्याय कहिए या तकदीर का लिखा कहिए कि उसको एक ऐसे अनपढ़ जाहिल परिवार में शादी हो गई कि जहाँ पढ़ने को ज़रा भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। पढ़ाई के लिए उल्टे ताने बेताने मिलते थे और उसके सारे सपने टूट चुके थे। यही सब देखते सहते हुए अब उसकी उम्र भी निकलने लगी थी। खैर, अब वो एक सिस्टर कुमुदनी कहलाने लगी थी। सब नसीब की बात थी, परंतु उसने अपने मन में एक संकल्प जरूर लिया था कि वह डॉक्टर नहीं बनी तो क्या हुआ, वो अपनी बेटी को डॉक्टर जरूर बनाएगी। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। मिस्टर कर्नल शर्मा अब एक घर के सदस्य की तरह ही हो गए थे और कुमुदनी उनकी बहू की तरह। कर्नल साहब बच्चों को पोता पोती मान के खिलाया करते थे, उन्हें प्यार देते थे। इस तरह से समय पंख लगा के उड़ता चला गया। पवन इस वर्ष 10वीं की परीक्षा देने जा रहा था और उसकी बेटी खुशी, जिसका नाम स्कूल में उसने दीपा रखवाया था, वो 8वीं क्लास में पढ़ने लगी थी। कुमुदनी की उम्र अब 35 के पार कर चुकी थी। वो 36 साल की हो गई थी। सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से एक दिन एक तूफान की तरह आता है कर्नल साहब का पोता। एक पोता था जो कि लंदन से अपने दादाजी से मिलने आया हुआ था।
जैसा कि पीछे आप पढ़े होंगे कि कर्नल साहब बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दे के, उनका इकलौता बेटा था और एक बेटी थी। बेटी की शादी कर चुके थे और बेटा लंदन में बस चुका था अपने परिवार के साथ। तो उनका एक पोता था। उस समय उनके पोते की उम्र मात्र 5 वर्ष थी जब उनके बेटे और बहू लंदन में शिफ्ट हो गए थे। पोता कभी कभार अपने दादाजी से बात कर लिया करता था। आज कई सालों बाद वो अचानक से आ जाता है और जिसकी उम्र 25-26 साल की होती है। काफ़ी देखने में आकर्षक, सुंदर और खूबसूरत नौजवान हट्टा कट्टा की तरह उसका शरीर हो गया था। कर्नल साहब अपने पोते को देख के बहुत खुश हुए थे। कुमुदनी देखने से तो 25-26 के जैसे ही लड़की लगती थी, लेकिन उम्र रियल में उसकी अब सरकारी नौकरी पाने की ना रही। वह 35 पार कर चुकी थी। कुमुदनी जब कॉलेज में थी तो उसकी खूबसूरती के लोग दीवाने थे। जब वो चलती थी तो सैकड़ों आशिक आहें भरते थे और उसकी आंखें तो एकदम गहरी झील की तरह थी जिसमें लोग गोते लगाने को तरसते रहते थे। परंतु उसकी खूबसूरती की तारीफ कभी उसके पति ने नहीं की। वह उसे चाहता तो था, परंतु किस तरह चाहता था यह आज तक कुमुदनी के समझ में नहीं आया था। उसकी चाहत कुछ इस तरह की थी कि जब वह खुश होता तो उसकी काफ़ी ख्याल रखता था, उसकी काफ़ी तारीफ करता था, उसकी हर छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रखता था। परंतु जब वह अपनी माँ एवं बहन के साथ होता और उस पर जब वो ताने दे रही होती, कुछ कह रही होती, तो ये भी साथ साथ मिलकर ताने कसता उलाहने देता और बात बात पर वो अब तो हाथ भी उठाने लगा था। यही सब के कारण कुमुदनी का घर छोड़ना पड़ा था। यहाँ तक कि जब वो हम बिस्तर होते तभी भी वह कुमुदनी को पूरी तरह से निचोड़ लेता, इसमें चाहे कुमुदनी की मर्जी हो या ना हो। परंतु जब कभी कुमुदनी का मन कुछ और अंगड़ाई लेता तो वह उसे देखकर भी अनदेखा कर देता था और इस तरह कुमुदनी मन ही मन सुलगती रहती थी। वह एक प्यासी नदी की तरह थी, जिस प्रकार एक अपनेपन की प्यास थी, और वह प्यास एक पति के प्यार की प्यास, एक पति से बहुत कुछ चाहने की प्यास। लेकिन वो सब कुछ न मिल पाया था उसे। कर्नल के पोते का नाम राहुल था। वह अभी अविवाहित था। उसने जब कुमुदनी को देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। वह एकटक कुमुदनी को निहार रहा था और इन सबसे अनजान कुमुदनी सबके लिए रात का खाना परोस रही थी। फिर खाना खाने के बाद जब सभी सो गए तो राहुल कुमुदनी को देखा और तब से उसी के सपने देखता रह रहा था। वह करवटें बदल रहा था। उसको नींद नहीं आ रही थी अपने कमरे में। अचानक से उसे प्यास की तलब हुई और वह इधर उधर नजरें दौड़ाई। कहीं पानी नहीं होने पर वह किचन की तरफ बढ़ गया। अचानक उसे कहीं किसी के सिसकियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह उस ओर चल पड़ा। उसने देखा कुमुदनी के कमरे की लाइट जल रही थी। वह दरवाजे पर जो ही खड़ा हुआ, कुमुदनी को आभास हुआ कि कोई है और वह सतर्क हो गई। ये सिसकियाँ उसकी ही थी जो अक्सर वह देवस को याद करके अपने आंसुओं से अपने गम को रो रो के कम किया करती थी। राहुल अपने कमरे में आ गया था, परंतु उसे रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि लाख पूछने के बावजूद भी कुमुदनी ने अपने रोने का कारण उसे नहीं बताया था। आया था राहुल थोड़े दिनों के लिए यहाँ आकर उसे जैसे जाने का मन ही नहीं कर रहा था, या शायद वह कुमुदनी को मन ही मन चाहने लगा था।
ये जानते हुए भी कि कुमुदनी 2 बच्चों की माँ है। वह हंसी मजाक में अक्सर कुमुदनी से कहा करता था कि वह एक अच्छा पति और एक अच्छा बाप दोनों बन सकता है यदि उसे मौका मिले। कहीं ना कहीं वो कुमुदनी को मन ही मन चाहने लगा था और वो चाहता था कि वो उससे शादी करे, परंतु कुमुदनी ये सब उसकी बचकानी बातें समझकर उसके हंसकर उसे टाल देती थी। यूँ तो राहुल हर एक 2 साल पर अपने दादाजी से मिलने आया करता था, परंतु पिछले 15 वर्षों से उसके माता पिता कभी नहीं मिलने आए। ये सब बातें जब मिस्टर शर्मा सोचते थे तो उन्हें बहुत कष्ट होता था। तो फिर बातों बातों में उनका पोता राहुल उन्हें ये सब हंसी मजाक कर कर के अलग अलग बातें कर के उन्हें हंसा देता था और उनके दिल से सारा गम मिटा देता था। एक रात जब कुमुदनी सो रही थी, अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर पर किसी का भार है, पर न जाने वह कौन सी ऐसी शक्ति थी कि वह उसे हटाने नहीं दे रही थी और वह आंखें बंद किए वह सब कुछ होने दे रही थी जो वह कर रहा था। समय की गति बढ़ती जा रही थी और 2 सांसें गहरी होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे लहरों ने हिलोरे लेना बंद कर दिया हो और समुद्र शांत हो गया हो। काफ़ी सालों के पश्चात कुमुदनी के अंदर की सारी ज्वालामुखी भी बाहर आ चुकी थी और वह काफ़ी खुद को तृप्त महसूस कर रही थी। फिर उसे नींद आ गई या उसे लगा कि शायद वह नींद में थी। सुबह बच्चे उठ गए, परंतु जब कुमुदनी की नींद नहीं खुली थी, 8 बज चुके थे। दीपा बोली, माँ उठो ना माँ, आज मेरा लास्ट पेपर है, मुझे कुछ नाश्ता दे दो और मुझे आशीर्वाद भी दे दो माँ, ताकि मेरा रिजल्ट अच्छा आए। और उधर बेटा आया और उसने कहा कि माँ ये देखो, राहुल अंकल ने आपको ये कोई पेपर दिया है। दोनों बातें सुन के कुमुदनी चौंक कर उठ जाती है झट से और बेटे के हाथ से वो पेपर ले लेती है और फिर किचन में चली जाती है बेटी को नाश्ता बनाने के लिए। थोड़ी देर बाद उसके दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं और कुमुदनी धीरे से उस पेपर को खोल रही थी और वो पढ़ना चाह रही थी। धीरे धीरे जो जो पढ़ती जा रही थी उसकी पैरों तले ज़मीन खिसकती जा रही थी और जब उसने पूरा पेपर समाप्त कर दिया पढ़ना तो वो धम से ज़मीन पर बैठ गई। वह पेपर कोई मामूली पेपर नहीं था, बल्कि उसे एक पत्र लगा था जिसमें राहुल ने लिखा था, कुमुदनी जी, मैं नहीं जानता कि मैं रात में कैसे आपके कमरे में पहुंच गया, परंतु जब मैंने आपको देखा उस समय आप बिना बत्ती बंद किए ही आप सो गई थी। मैं आपके कमरे की लाइट ऑफ करने आया था, तभी मैंने देखा कि आपके होंठ प्यासे दिखे, आपके ये मुझे जैसे लगा कि बुला रहे हों। पहले मैंने बत्ती पर से उंगली हटाई, स्विच ऑफ करना छोड़ दिया और आपके करीब आया। मैंने आपके होठों पर अपने होठों की मुहर लगाई, फिर भी आपकी नींद नहीं खुली। लगा आपके होठ बहुत प्यासे हैं। मैंने आपके जवान को चूमा और आपके शरीर को मैंने कई ऐसी चीज़ें की जो कि एक सिर्फ पति ही कर सकता था, परंतु आप कुछ नहीं बोली। तो मुझे लगा कि शायद आपकी हामी है। तब मैंने सब पर अपना अधिकार जमा लिया और एक समय ऐसा भी आया कि मैंने हर जगह अपने प्यार की मुहर छोड़ दी। ये सब लिखते हुए न जाने क्यों मैं शर्मिंदा महसूस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी समय से प्यासी भी लग रही थी, जो कि हर बार बरसात के आने के बावजूद भी ऐसा सूखा रहता है। एक ऐसी प्यासी नदी महसूस हो रही थी आप इसका मतलब कतई गलत ना समझिएगा।
मैंने बस आपकी प्यास बुझाई है, इसके बावजूद मुझे लगता है कि कैसे आपका सामना करूँगा, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं ये मन की बातें आप तक पहुंचा दी। यदि आप मुझे गुनहगार समझती हैं तो नीचे मैं अपना पता लिख रहा हूँ। आप मुझे अपने मन की सारी भड़ास इस पते पे मुझे पत्र के द्वारा लिख के बता सकती हैं और जो सज़ा आप देंगी मुझे मंजूर होगा। आपका पागल आशिक राहुल। कुमुदनी के मन मस्तिष्क में रात की सारी यादें जो थोड़ी धुंधली थी, उसे लग रहा था जैसे वह सपने में हुई थी। ये सब बातें, ये सब उसके सपने में नहीं, सच में हुई थी। अब उसे समझ में आने लगा था, वो अनजाने में ही एक ऐसे कार्य को अंजाम दे चुकी थी, एक ऐसा काम कर चुकी थी जिसके करने या न करने के बारे में वो कभी सोच ही नहीं सकती थी। उसका दिल दिमाग इसकी कभी इजाज़त नहीं दे सकता था। उसने इसका प्रायश्चित मौत को गले लगाने से ही संभव समझा और मन ही मन वो उसकी तैयारी में जुट गई। वो अपने आप को उस गलती के लिए माफ़ नहीं कर सकती थी। बस आज की कहानी इतना ही के लिए धन्यवाद और मिलते हो जल्दी ही, इसलिए जल्दी ही इसका अगला पार्ट लेके आते हूँ। बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे हमें खुशी मिलेगी। ओके, धन्यवाद वंस अगेन। अपना बहुत ख्याल रखिए। प्लीज़ टेक केयर एंड बाय बाय।